CH16 हैवानियत। शिखा तू ठीक तो है ना? अचानक ऐसे चीखी क्यों? रेहा की बातें सुनकर शिखा कोई जवाब नहीं दी, वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी रेहा उसे पानी पिलाई। शिखा बताना क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? रेहा की बातें सुनकर शिखा रो पड़ी। रेहा मैंने श्रेया दी को बहुत ही तकलीफ में देखा, वो ठीक तो होगी ना? शिखा तू रो मत, वो ठीक होगी। कभी कभी ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो आदमी मेरी फैमिली के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा। शिखा मैं अपने आदमियों से पता करवाती हूँ, पर तू शांत हो जा वरना कोई देखेगा तो हजारों सवाल करने लगेगा। और हाँ, अब जल्दी से तू बाहर चल, दिन के टाइम हो गए हैं, मैं वहाँ तेरा इंट्रोडक्शन सबसे करवाती हूँ। शिखा अपने आंसू पोंछे और जाकर वॉशरूम में अपना फेस धोने लगी। जैसे ही शिखा बाहर आई तो वो दोनों डिनर करने के लिए कमरे से निकल गए। तभी कमरे के बाहर नैना खड़ी थी, जिसे देखकर रेहा अपना सर पकड़ ली। ये लड़की भी ना जब तक जान नहीं जाती तब तक इसको चैन नहीं आएगा। क्या हुआ, तू डिनर करने नहीं चलेगी? आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वैसे भी आपने बताया नहीं ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड भावना है, कुछ दिन के लिए ये यहाँ हमारे साथ रहेगी। अब चले, रेहा चिढ़ते हुए बोली, जिसे सुनकर नैना हाँ में सर हिला दी। जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचे तब तक सभी लोग आ चुके थे, नवीन और सुहाना को छोड़कर। सबकी नजरें बस शिखा पर ही थी और सबके आंखों में एक सवाल था जिसे रेहा अच्छे से समझ रही थी। ये भावना है मेरी बेस्ट फ्रेंड, कुछ दिन ये यही रहेगी हमारे साथ। रेहा की बातें सुनकर दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, रेहा बेटा तेरी दोस्त तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू दादी माँ। रेहा शिखा को चेयर खींचकर बैठाए और खुद उसके बगल में बैठ गई। उनके मेज सबको डिनर सर्व कर रही थी। तभी दादी माँ बोली, अरे ये सुहाना और नवीन कहाँ है? ये दोनों डिनर करने आए क्यों नहीं? दादी माँ की बातें सुनकर शिखा हैरानी से रेहा की ओर देखने लगी। ये मेरे भाई और भाभी है। भाभी नहीं, भाभी तुम्हारी अमायरा है, अपने मुंह में पहला निवाला डालते हुए कुमुद बोली, जिसे सुनकर शिखा बहुत ही हैरान थी। भाभी नहीं मतलब? कुमुद हंसते हुए बोली, मतलब ये कि उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो एक कंडीशन के बेस पर हुआ है और ऐसी शादी की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसी शादी को जब चाहे तब खत्म की जा सकती है। ओ रियली? मैं हैरान हूँ, शादी भी भला खत्म होती है? आपके यहाँ शादी को मजाक या कोई खेल समझा जाता है क्या, जिसे जब चाहे खत्म किया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, पर उस लड़की को सोचना चाहिए था कि वो ऐसी शादी कर ही क्यों रही है। अब जब वो नहीं सोची तो हमें उसे क्या? पर आप लोगों को समझाना चाहिए था कि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता, जिसे जब चाहे कर लो और जब चाहे खत्म कर दो। इससे पहले कि कुमुद कुछ बोलती तभी एक कड़क आवाज उन दोनों को सुनाई दी, बस अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। कादम्बरी की बातें सुनकर वो दोनों चुप हो गई। तभी रेहा उसके कानों में बोली, शिखा ये मेरी माम है। शिखा धीरे से बोली, तेरे भाई ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। ऐसे किसी लड़की की लाइफ बर्बाद कैसे कर सकते हैं? शिखा शांत हो जा, उस लड़की को उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम और तुम क्या कर सकते हैं? तभी नवीन वहाँ पहुँचा और अमायरा के बगल में आकर बैठ गया। नवीन को देखकर रेहा धीरे से बोली, ये मेरे भाई नवीन राठौर। नवीन को देखकर शिखा दूसरी ओर मुंह फेर ली, पर नवीन के आंखों से ये बातें छुप नहीं सकी। वो तुरंत बोल पड़ा, रेहा ये कौन है? ये मेरी दोस्त भावना है, कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेगी। अच्छे से ख्याल रखना इसका, हमारी होने वाली साली जो है। नवीन के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे। तभी शिखा गुस्से से बोली, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, एक्चुअली वो तुम्हारे फेस हमारी वाइफ से थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उनकी सिस्टर बना दिया और तुम्हें साली। अच्छा, वैसे आपकी वाइफ है कौन? ये जो आपकी बगल में बैठी हुई है ये, या फिर जो आपके कमरे में है वो? नवीन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, जो कमरे में है वो। तो आप इनके साथ बैठकर डिनर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी दोस्त है। क्या दोस्त के साथ बैठकर डिनर नहीं कर सकता? क्या एक लड़का और एक लड़की केवल पति पत्नी ही सकते हैं क्या उन दोनों बीच में दोस्ती का रिश्ता नहीं बन सकता है? और ऐसा किस बुक में लिखा हुआ है कि शादी के बाद दोस्त से दोस्ती टूट जाती है? नवीन की बातें सुनकर शिखा के पास तो जैसे कोई जवाब ही नहीं थी। फिर भी वो बोली, बातें बहुत अच्छा बना लेते हैं। सॉरी मिस, मुझे बातें बनाना और दिखावा करने नहीं आता, जो करता हूँ वो हकीकत रहता है। अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसे हकीकत मान रही है या दिखावा। पर नवीन, तूने सुहाना को बाहर डिनर के लिए बुलाकर क्यों नहीं लाया? दादी माँ, मैंने उसे कहा था पर वो नहीं आई। अब उसके वजह से मैं तो भूखा नहीं रहूंगा ना। नवीन की बातें सुनकर अमर उस पर बरस पड़ा, क्यों नहीं रह सकते भूखे? तुमने जो ये नया नाटक लगाया हुआ है वो हम सबका सर दर्द बना हुआ है। खुद यहाँ आकर आराम से खाना खा रहे हो और वो लड़की सुबह से भूखी है। जाओ, जाकर पहले उसे खाना खिलाओ, फिर खुद आकर अपना पेट पूजा करना।
अमर की बातें सुनकर नवीन अपने मेज से एक प्लेट लेकर अपने कमरे में आने के लिए बोला और खुद उठकर वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। CH-17 हैवानियत। नवीन जब अपने कमरे में आया तो सुहाना फर्श पर बैठी रो रही थी। उसे रोता देख नवीन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। जब देखो रोती रहती है, ऐसा लगता है जैसे रोने के लिए ही इसने जन्म लिया। मैं तो इरिटेट हो रहा हूँ इसके रोने से। तभी मेड खाना लेकर आई। नवीन उसे टेबल पर रखकर वहां से जाने के लिए बोला। सुहाना उठकर जल्दी से अपना आंसू पोंछी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर वो बाहर निकली और आकर बेंच पर लेट गई। उसे बेंच पर लेटा देख नवीन बुझे मन से बोला, अब ये नाटक छोड़ो और आकर चुपचाप खाना खा लो। बाहर सब तुम्हारे खाना ना खाने से परेशान हो रहे हैं। सुहाना उसके बातों का कोई जवाब नहीं दी और दूसरी ओर फेर ली। अब छोड़ो भी ये ड्रामा और चुपचाप आकर खाना खा लो। नवीन की बातें सुनकर सुहाना गुस्से से उस पर तकिया फेंककर मारने लगी। ये क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी और ये खाना तुम खुद ही खा लो और निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें निहारने का। तो यहाँ आए क्यों हो? जवाब दो। पापा और दादी माँ के कहने पर वो लोग तुम्हारे भूखे रहने से परेशान हो रहे हैं, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खाओ या ना खाओ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो, ये खाने का प्लेट लेकर जाओ और कह देना कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे खाना खाने या ना खाने से। ओहो, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। जल्दी से खाना खाओ और मुझे फ्री करो। सुहाना गुस्से से खाने का प्लेट उठा ली और जैसे ही फेंकने को हुई तभी नवीन उसे चेतावनी देते हुए बोला, एक बात याद रखना, अगर ये खाना तुमने फेंक दिया तो आगे जो होगा उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। नवीन की बातें सुनकर सुहाना वो प्लेट टेबल पर रख दी और चुपचाप खाने लगी, जिसे देखकर नवीन के होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी नवीन का फोन बजा। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो, क्या खबर है? सर, हमने उस ट्रक को अपने कब्जे में कर लिया है। गुड, अब आगे क्या करना है? माफिया गैंग के लीडर का कुछ पता चला कौन है वो? अब तक तो नहीं, तो जल्द से जल्द पता करो। सर, हमारे जासूसों से सुनने में आया था कि माफिया गैंग ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को लूट लिया है और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया है। ये माफिया गैंग के लोग बिजनेसमैन वालों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तुम उन पर नजर रखो और कोशिश करो ये जानने की इनका लीडर कौन है, वही इस काम को अंजाम दे रहा है। ओके सर, हम जल्द से जल्द पता करके आपको बताते हैं। नवीन के कॉल करते ही उसकी नजर सुहाना पर गई। उसने खाना खा लिया था। सुहाना नवीन की बातें सुनकर बहुत ही हैरान थी। नवीन वहां से जाने को हुआ तभी सुहाना उसे आवाज दी, एक मिनट मिस्टर राठौर। नवीन के कदम अपने आप ही रुक गए। तुम्हें उस माफिया गैंग से क्या दुश्मनी है? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं माफिया गैंग के लीडर को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि वो कौन है। ओह रियली? तो बताओ मुझे कौन है वो? सारी हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। ये बात तुमने ही कहा था और अगर तुम्हें माफिया गैंग के लीडर के बारे में जानना है तो उसकी कीमत लगेगी। सुहाना की बातें सुनकर नवीन के होठों पर स्माइल आ गई। लगता है अब तुम मिस्टर राठौर बनने लगी हो। शाबाश। वैसे कीमत क्या होगी? बस एक एग्रीमेंट पर तुम्हें साइन करनी है, यही कीमत है। सारी मिसेस राठौर, मैं किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करने वाला। तो भूल जाओ उस माफिया गैंग के लीडर का नाम। वो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आदमी पता करके बता देंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ओह रियली? यस, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है माफिया गैंग का लीडर बहुत ही शातिर और दोगला इंसान है। जिसे भी उसका सच पता चलता है वो उसे उसी वक्त मार देता है। सुहाना की बातें सुनकर नवीन कुछ सोचने लगा। तो तुम कैसे जिंदा हो? तुम्हारी वजह से। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, मार तो उसने दिया था मुझे, पर तुमने बचा लिया मुझे। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि तुम जिंदा हो। नहीं, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि तुमने मेरा नाम और पहचान हर चीज बदल दिया है। इसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बोलती, पर तुमने जो घटिया हरकत की है बस वही चीजें मुझे बार बार तकलीफें दे रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि नवीन राठौर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, कोई आम इंसान नहीं। तुम्हें पता भी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मेरे पास लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर मैंने तुम्हें चूज किया। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ही क्यों? मेरी मर्जी। देखो, मुझे तुमसे लड़ने झगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस उस माफिया गैंग को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी, पर तुम्हें तो हर चीज की कीमत चाहिए। मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। नवीन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे जाता देख सुहाना फिर से उदास हो गई। वो हर पल बदले की आग में जल रही थी। उसे बदला लेना था उस माफिया गैंग के लीडर विराज लूथरा से, जिसने आज उसे यहाँ पहुँचा दिया है, ऐसे मोड़ पर जहाँ से निकलना कठिन हो गया है। इधर जैसे ही विराज को पता चला कि उसके हथियारों से भरा ट्रक किसी ने जब्त कर लिया है तो वो गुस्से से बौखला उठा।
और तुरंत अपने आदमियों को कॉल लगाया। तुम सब क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली है? CH-18 हैवानियत। जैसे ही विराज को पता चला कि उसका हथियारों से भरा ट्रक किसी ने जब्त कर लिया है तो वो बौखला उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों को कॉल लगाया और उन पर बरस पड़ा। तुम सबने क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली? किसने गायब किया ट्रक? कहाँ थे तुम सब? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो माफिया गैंग से पंगा ले रहा है? सर, हमने पता लगाने की कोशिश की पर अब तक कुछ पता नहीं चला। जिस आदमी ने भी ये काम किया है वो बहुत ही शातिर है, उसका पता चलना बहुत मुश्किल है। तो यही बताने के लिए मुझे कॉल किए थे। सबके सब अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, कैसे भी करो पर पता करो। जैसे ही पता चले तो उसकी फैमिली पर अटैक कर देना। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसकी फैमिली। ओके सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। विराज कल कट कर वही सर पकड़कर बैठ गया। श्रेया वही खड़ी उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो चुपचाप वहाँ से जाने को हुई तभी, श्रेया कहाँ जा रही हो? विराज का आवाज सुनकर श्रेया के कदम अपने आप ही रुक गए। वो अंदर ही अंदर घबराने लगी। तभी विराज उठकर उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, मेरी जान कहाँ जा रही हो? वैसे तुम तो जान हो मेरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि हम दोनों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। श्रेया उसका हाथ झटकते हुए बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये दूसरों को तकलीफ देकर के अपने लिए खुशियाँ खरीदना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। विराज उसे फिर से अपने करीब करते हुए उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, मैं खुशियाँ खरीदता नहीं हूँ, छीन लेता हूँ। अगर खुशी अपनी मर्जी से नहीं आती तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती है। श्रेया उसे धकेलते हुए वहाँ से भागने लगी। तभी विराज गुस्से से उसके पीछे पीछे आया। श्रेया रुक जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। श्रेया जल्दी से रीचा के कमरे में घुस गई। रीचा सो रही थी। श्रेया जल्दी से दरवाजा बंद कर ली। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सामने सोती हुई रीचा पर उसकी नजर गई। श्रेया जाकर उसके पास बैठ गई और उसके सर से हिलाने लगी। मुझे माफ कर देना रीचा, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी पर मैं मजबूर थी। पता नहीं शिखा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। शिखा अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ये सब क्या हो गया भगवान जी? एक पल में ही मेरी पूरी फैमिली बिखर सी गई। मैं अपने घर से बेघर हो गई। मेहरा दी हमारे बीच नहीं रही। क्यों मेहरा दी, क्यों हमें छोड़कर चली गई? आज आप हमारे बीच होती तो हम इस हाल में नहीं होते। शिखा ये सब कहते हुए फुट फुट कर रोने लगी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखा। शिखा जब मुड़कर देखी तो रेहा थी। रेहा की आंखें भी भर आई थी। शांत हो जा शिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रेहा? रेहा तूने कहा था कि तुम मेरी फैमिली के बारे में पता करके बताएगी। बताना क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ पता किया था मैंने, पर कोई गुड न्यूज नहीं है इसलिए नहीं बताया तुझे। जैसा भी न्यूज है मुझे बता। शिखा वो तेरी माँ बहुत बीमार है, हर वक्त मेहरा मेहरा कहती रहती है। तुम्हारी श्रेया दी उन्हें झूठा दिलासा दी है कि मेहरा आ जाएगी। जब भी वो पूछती है तभी वो कुछ ना कुछ बोलकर टाल देती है। रेहा की बातें सुनकर शिखा रो पड़ी। यार ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? अगर मैं घर गई तो वो मुझे मार देगा। शिखा अगर तू कह तो मैं अपने भाई से बात करूं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। वो आदमी को हमेशा के लिए तेरे रास्ते से हटा देंगे। पर तेरे भाई कैसे हेल्प करेंगे? तुझे उनसे बात करनी होगी। तुझे सब कुछ उन्हें बताना होगा और मुझे पूरा भरोसा है वो तेरी हेल्प जरूर करेंगे। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने का। ठीक है, तुझे जितना टाइम चाहिए ले ले। इधर सुहाना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। तभी खुशी और दादी माँ वहाँ आई। उन दोनों को देखकर सुहाना जल्दी से अपना आंसू पोंछी और उन्हें बैठने के लिए बोली, दादी माँ आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ तू परेशान है। नवीन ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। पर एक बात याद रख, अब तू ही इस घर की बहू है और नवीन की पत्नी। तेरी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकती, अमायरा भी नहीं। ये शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है जो कर लो और मजाक करके छोड़ दो। तेरी शादी जिस तरह भी हुई हो, तू ही इस घर की बहू है और नवीन की पत्नी है। नवीन की मनमानी अब नहीं चलेगी। हाँ भाभी, दादी माँ सही कह रही है, हम आपके साथ हैं। आपको अपना भाभी मान चुके हैं और अब आप ही हमारे नवीन भाई की पत्नी हो। उन दोनों की बातें सुनकर सुहाना मायूसी से बोली, दादी माँ खुशी, आपके विचार जानकर मुझे अच्छा लगा। पर देखा जाए तो शादी के बंधन दो लोगों के मर्जी और खुशी से होती है, और जब ये बंधन जबरदस्ती जोड़ा जाए तो ये गले का फंदा बन जाता है। नवीन के मर्जी के बगैर मैं उनकी लाइफ में क्या, मैं उनके घर में भी नहीं रह सकती।
तभी कमरे में आ रहे नवीन खुशी और दादी माँ को देखकर वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। खुशी की नजरों से नवीन बच नहीं सका। नवीन को छुपकर बातें सुनते हुए देखकर खुशी के होठों पर मुस्कान आ गई। CH19 हैवानियत सुहाना और नवीन को छुपकर बातें करता देख खुशी के होठों पर स्माइल आ गई। वो चुपके से उठकर नवीन के पास आई और उसके कानों में जोर चिल्लाई, भाई आप यहाँ। जिसे सुनकर नवीन अपने कान दबाते हुए बोला, अरे खुशी, इतना जोर से कान में कौन चिल्लाता है? मैं। खुशी हंसते हुए बोली। दादी माँ और सुहाना हैरानी से नवीन को देख रही थी। नवीन उन दोनों को अपने ओर तकता देख चिढ़ते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं अपने कमरे में कुछ काम से आया था। वो तो हमें भी पता है बेटा, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। बहुत दुनिया देखे हैं मैंने और बहुत गहराइयों से तुम जैसे आशिकों के बारे में जानती हूँ, जो अंदर ही अंदर अपने बीवी को दिलो जान से प्यार करते हैं और सबके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं। दादी माँ की बातें सुनकर नवीन झिप गया और बात बदलते हुए बोला, दादी माँ आप गलत समझ रही है। मैं सच में यहाँ किसी काम से आया था। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचते हैं। नवीन अपने फाइलें उठाते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आप हमारी बातें सुन रहे थे। खुशी की बच्ची, बहुत बदमाश हो गई है तू। खुशी की नहीं, नंदनी की बच्ची। मैं नंदनी राठौर की बच्ची हूँ। बार बार भूल जाते हो क्या? नहीं, मुझे तो याद है, पर मुझे ये लगता है कि कहीं तुम ना भूल जाओ, इसलिए तुम्हें याद दिला देता हूँ। वैसे भाई आपकी पसंद लाजवाब है। नवीन खांसते हुए बोला, तू कहना क्या चाहती है? तभी खुशी सुहाना के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मेरी प्यारी भाभी, आपने मुझे बहुत प्यारी भाभी दी है। खुशी की बातें सुनकर नवीन और सुहाना दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी खुशी मुस्कुराते हुए बोली, आप कुछ भी कर लो भाई, पर मुझे तो यही भाभी चाहिए। और खबरदार जो इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो। अरे मेरी माँ, नहीं निकालूंगा, जैसा तू कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अब खुश। नवीन की बातें सुनकर खुशी उसके गले लगकर बोली, हाँ भाई बहुत खुश हो। आप जैसे भाई हो और खुश ना रहूं ये कभी हो सकता है? बुलगल। सुहाना भी उन दोनों के प्यार देख मुस्कुरा दी। बाहर खड़ी अमायरा ये सब देख रही थी। तभी दादी माँ की नजर उस पर पड़ी। अमायरा वहाँ से जाने को हुई तभी दादी माँ उसे आवाज लगाए, अमायरा बेटा। जी दादी माँ, कहाँ जा रही हो? इधर आओ हमारे पास। दादी माँ के कहने पर अमायरा बुझे मन से उस कमरे में आई। उसे देखकर नवीन अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। अमायरा चुपचाप आकर दादी माँ के बगल में बैठ गई। अमायरा बेटा, ये सुहाना, इसे तो तू मिली ही है। जी दादी माँ। सुहाना, ये अमायरा है नवीन की दोस्त। बहुत अच्छी लड़की है, सीधी साधी संस्कारी, तभी नवीन इसका दोस्त है, वरना नवीन कहाँ लड़कियों से दोस्ती करता। मैं इनसे मिली हूँ दादी माँ। मेरे जाने के बाद यही नवीन की पत्नी बनेगी। सुहाना एक जहरीली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, जिसे सुनकर नवीन बस अमायरा को देख रहा था और अमायरा नवीन को। तभी दादी माँ बोली, सुहाना बेटा, शादी का बंधन ऐसा बंधन होता है जिसमें बंधने के बाद इंसान किसी से कितना भी सच्ची मोहब्बत करे, ये बंधन उसे हमेशा खींच लाता है अपने हमसफर के पास, जो केवल उसके लिए बनी हो, जिसने उसके नाम का सिंदूर लगाया हो, जिसने उसके नाम का मंगलसूत्र पहना हो। इन सब में इतनी ताकत होती है कि हर चीज को भुला देती है। नहीं दादी माँ, हमारी शादी इस तरह नहीं हुई है। न तो मैंने सिंदूर लगाया है और न मंगलसूत्र पहना है। हमारी शादी तो बस एक कागज के टुकड़े तक ही सीमित रह गई है। सुहाना की बातें सुनने के बाद दादी माँ खुशी को इशारा की। तभी खुशी जल्दी से जाकर एक बड़ा सा थाल लेकर आई जो चुनरी से ढके हुए थे। दादी माँ के इशारा पर खुशी वो थाल सुहाना के सामने रख दी। इस थाल को देखकर अमायरा, नवीन और सुहाना तीनों के मन सवाल थे। ये कैसी थाल है दादी माँ? तू पहले इस चुनरी को हटा। दादी माँ के कहने पर नवीन उस चुनरी को हटाया, जिसमें एक रेड कलर की साड़ी थे, चूड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी और कुछ ज्वेलरी थे जो डायमंड और गोल्ड के थे। खुशी, अमायरा, तुम दोनों जाकर सुहाना को ये सब कुछ पहना कर ले आओ। दादी माँ की बातें सुनकर सभी हैरान थे। पर दादी माँ, इन सब की क्या जरूरत है? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। देख सुहाना, मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, और नवीन की दादी हूँ तो तेरी भी तो दादी हुई ना, तो चुपचाप मेरी बात मान और जाकर ये पहन कर आ। दादी माँ की बातें सुनकर नवीन चुपचाप वहाँ से निकलना चाहा, तभी दादी माँ उसे झड़कते हुए बोली, खबरदार नवीन, जो एक कदम भी इस कमरे से बाहर रखा था। दादी माँ की बातें सुनकर नवीन के कदम अपने आप ही रुक गए। वो चुपचाप आकर दादी माँ के पास बैठ गया और चिढ़ते हुए बोला, दादी माँ, ये सब क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना समझ? तो कुछ देर वेट कर, सब समझ आ जाएगा। और तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर सुहाना को तैयार करके लाओ। दादी माँ के कहने पर खुशी और अमायरा सुहाना को लेकर चेंजिंग रूम में चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों सुहाना को लेकर बाहर आए। नवीन की नजर जैसे ही सुहाना पड़ी तो वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं सका।
रेड कलर की साड़ी जिसमें डायमंड के नन, पूरे साड़ी में कढ़ाई, लंबे बाल जिसे जूड़ा बनाया हुआ था, आगे 2 लंटे जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ा, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, बालों में गजरा, पैरों में पायल, बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं थे। नवीन अभी भी उसे ही निहार रहा था। सुहाना अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। CH20 हैवानियत नवीन को दादी माँ की धमकी। नवीन अभी भी सुहाना को ही निहार रहा था। सुहाना अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। ये देखकर खुशी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है भाई, आज तो आपकी नजरें भाभी से हट ही नहीं रही है। खुशी की बातें सुन नवीन अपनी नजरें फेर लिया। तभी दादी माँ प्यार से सुहाना के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, नजर ना लगे किसी की। दादी माँ की बातें सुनकर अमायरा वहाँ से जाने लगी। तभी दादी माँ उसे टोकी, अरे तू कहाँ जा रही है, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। अरे चली जाना, पर जिस वजह से मैंने इसे तैयार करवाया है उसे तो देख कर जा। दादी माँ की बातें सुन अमायरा हैरानी से उन्हें देखने लगी। सुहाना को तैयार करने के पीछे आपके क्या वजह हो सकते हैं? नवीन और सुहाना भी हैरान थे। तभी दादी माँ नवीन को इशारा की, नवीन ये सिंदूर सुहाना का मांग में भर दे। दादी माँ की बातें सुनकर नवीन और सुहाना दोनों को झटका लगा और सबसे ज्यादा झटका अमायरा को लगा। दादी माँ, मैंने सुहाना से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, अब ये इसमें ये सब कहाँ से आ गया? मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया है, उसे संभाल कर रखा है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दादी माँ, नवीन सही कह रहे हैं, हम दोनों को पूरे उम्र साथ नहीं रहना, बस नवीन के मूड तक साथ रहना है। जब इनका मूड हो जाएगा कि हाँ अब ये शादी करने को तैयार है तो हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देकर अलग हो जाएंगे। सुहाना की बातें सुनकर दादी माँ गुस्से से भड़क उठी और नवीन की नजरें शर्म से झुक गया था। अमायरा को भी सुहाना की बातें सुनकर अजीब लगा। ये किस तरीके की शादी है नवीन, तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते, सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है। अमायरा उसे डांटते हुए बोली, बस जो मैंने फैसला लिया है वही होगा, नवीन की मनमानी नहीं चलेगी। अभी कि तुम सुहाना के मांग में सिंदूर भरोगे ये मेरा आदेश है। तुमने जिस तरह भी शादी की है, पर हमारे लिए वो शादी बहुत ही पवित्र बंधन है जिसका मजाक हम नहीं बनने देंगे। और अगर तुमने सिंदूर भरने से मना किया तो तुम अपने दादी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। दादी माँ, नवीन चिल्लाया, ये क्या जिद है, ये सही नहीं है, मुझे सही गलत का पाठ मत पड़ा। तभी दादी माँ की नजर टेबल पर रखे हुए फलों पर गए जिसमें चाकू रखे हुए थे। वो तुरंत वो चाकू उठा ली और अपने गर्दन पर रखते हुए बोली, नवीन मैं मजाक नहीं कर रही है, अगर तुमने सुहाना के मांग में सिंदूर नहीं भरा तो मेरी अर्थी ले जाने के लिए तैयार रहना। दादी माँ के हाथों में चाकू देखकर सभी घबरा गए। दादी माँ, ये क्या बचपना है, चाकू नीचे कीजिए वरना आपको लग जाएगी। नवीन चिल्लाते हुए बोला, लग जाएगी तो लग जाए, पर मैं इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। दादी माँ की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ प्लीज चाकू नीचे कर लीजिए, शादी ब्याह जबरदस्ती नहीं होती, उसमें दोनों की मर्जी शामिल होती है। हाँ दादी माँ, सुहाना सही कह रही है, अगर नवीन नहीं चाहता है तो आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है? आपके जबरदस्ती से इन दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अमायरा की बातें सुनकर खुशी भड़क उठी, बस कीजिए, यहाँ दादी माँ की जान खतरे में है और आप नवीन भाई को समझाने के बजाय दादी माँ को समझा रही है। मैं दादी माँ के विचारों से सहमत हूँ, वो जो कर रही है सही कर रही है। नवीन भाई हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, आज उन्हें दादी माँ की बातें मानना ही होगा, वरना दादी माँ को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार नवीन भाई होंगे। खुशी की बातें सुनकर नवीन भड़क उठा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम ये सब मजाक लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है, तभी तो आप सुहाना भाभी की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। अगर आप में है हिम्मत तो भर दीजिए सुहाना भाभी की मांग और बचा लीजिए दादी माँ को। अब नवीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे सुहाना का मांग भरना ही पड़ा। सिंदूर के डिब्बिया से सिंदूर निकाल नवीन सुहाना का मांग भर दिया, जिसे देख दादी माँ तुरंत अपने चाकू टेबल पर रख दी और खुशी के साथ तालियां बजाने लगी। उन दोनों को तालियां बजाता देख नवीन चिढ़ उठा, क्या बकवास है ये, आप दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था राइट? इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे ये करवाया। हमेशा तो तू अपनी ही मनमानी करता है, आज अगर हमने अपनी मनमानी कर ली तो क्या बिगड़ गया? दादी माँ खुशी से हाई फाई करते हुए बोली, भैया अभी एक काम और बाकी रह गया है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, वो तो आपको करना पड़ेगा। वो मंगलसूत्र उठाकर भाभी को पहना दीजिए। नवीन चिढ़ते हुए मंगलसूत्र उठाया और सुहाना को पहना दिया। अब हुई परफेक्ट शादी, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि शादी हुई है। अब तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, बड़ों का आशीर्वाद ले।
सुहाना दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। अमायरा अपनी नजरें झुकाए मायूस खड़ी थी। तभी दादी माँ बोली, अब ये किस्सा तो खत्म हो गई कि नवीन अमायरा से शादी करेगा। अब ये बातें दोबारा किसी के जुबान पर नहीं आना चाहिए कि नवीन अमायरा से शादी करेगा। दादी माँ की बातें सुनकर अमायरा के आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उस कमरे से बाहर भागी। नवीन भी उसके पीछे आने को हुआ, तभी दादी माँ उसे रोकते हुए, रुक जाओ नवीन, तुम कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, वो अमायरा, तुझे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अमायरा अब तेरी मंगेतर नहीं है, सुहाना तेरी बीवी है, तू सिर्फ उस पर ध्यान दे। अमायरा की वजह से तेरे और सुहाना के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात अमायरा की, वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम खुद कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। हाँ दादी माँ, आप सही कह रही है। अमायरा बहुत ही अच्छी लड़की है। उन्हें बड़ी माँ ने एक उम्मीद दी थी कि नवीन भाई उनसे शादी करेंगे, पर नवीन भाई तो नवीन राठौर है, वो तो करेंगे अपनी मनमानी। हम चलेंगे इस राह पर तो वो चलेंगे उल्टा। पर आज नवीन भाई को हराकर बहुत सुकून मिल रहा है। खुशी हंसते हुए बोली। नवीन चिढ़ते हुए, मेरा भी दिन आएगा, फिर बताऊंगा आप दोनों को। तेरा तो हर दिन आता है, तू तो हर दिन अपनी ही मनमानी करता है। सुहाना उन तीनों का नोक-झोंक देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात का तो आश्वासन मिल गया था कि अब वो नवीन की पत्नी है। अब बस सुहाना को अपने आगे का काम करना था, उस हैवान को खत्म करना जिसने उसे मेहरा से सुहाना बना दिया, जिसने उसके पूरे परिवार से उसको दूर कर दिया। उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती थी। पता नहीं उसकी फैमिली किस हाल में होगी। वो विराज लूथरा और पता नहीं क्या क्या किया हो उनके साथ। ये सब सोचकर ही उसकी आंखें भर आईं। तभी नवीन की नजर सुहाना पर गई। उसके आंखों में आंसू देख उसे अच्छा नहीं लगा।